आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इसका 3, 4, 5, 6 पार्ट में बनाऊंगा। तो जो दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो होगी वो और भी इंटरेस्टिंग होगी। उसमें बिल्कुल बॉलीवुड सिनेमा की तरह सब कुछ होगा। तो आज का जो टॉपिक है ये एक बहुत ही सोचने वाला सब्जेक्ट है। क्या है, चलो हम देखते हैं। क्या सभी शाखा प्रबंधक, हम बात कर रहे हैं शाखा प्रबंधक, अंग्रेजी में इसको हम ब्रांच मैनेजर कहते हैं। और शाखा कौन सा है हमारा? शाखा है हमारा रुपौली। और बैंक का क्या नाम है? बैंक का नाम है द पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। ये बैंक का नाम है। ठीक है। सबसे पहला सवाल है, चोर थे? क्या सभी चोर थे? देख लो, ये बिल्कुल शाखा प्रबंधक है द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का। भ्रष्ट थे? सिर्फ पैसों से मतलब है इन्हें और हाथ में हथकड़ियां भी लगी हुई है। क्या ये जब बातें पता चलेगी तो पूर्ववर्ती शाखा प्रबंधकों को हथकड़ियां भी लगेगी? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ तुम क्या देख रहे हो? एक कुत्ता का पिक्चर देख रहे हो। ऐसे जब मैं यहाँ कुत्ता कहूंगा तो कुत्ता के लिए भी ये गाली शब्द होगा, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, वो भ्रष्ट और चोर नहीं होता है। अगर कोई कुत्ता इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो हो सकता है कि कोर्ट में मेरे ऊपर जाकर के केस फाइल कर दे, साहब हम तो वफादार होते हैं, हम चोर और भ्रष्ट कहाँ थे। तो सवाल है, ये कुत्ता कौन है? स्वर्गीय नारायण सिंह के पालतू कुत्ते थे। यानी सभी शाखा प्रबंधक जो थे वो स्वर्गीय नारायण सिंह के पालतू कुत्ते थे। और अब आया ये सारी बातें कि पूर्ववर्ती शाखा प्रबंधक चोर था, भ्रष्ट था, स्वर्गीय नारायण सिंह का पालतू कुत्ता था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहे हैं? ये एक नए शाखा प्रबंधक आए हैं जिसका जो जो है वो अपने आप को ईमानदारी का ठेका लेके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं मैं ईमानदार हूं। तो वो अगर ईमानदार होते हैं तो बाकी या तो चोर होगा या भ्रष्ट होगा या नारायण सिंह का, स्वर्गीय नारायण सिंह का पालतू कुत्ता होगा। तो अब सवाल आता है कि यह ईमानदार है या स्वर्गीय नारायण सिंह के पालतू कुत्तों में परम पालतू कुत्ता है? क्योंकि इसका जो कुछ एक्शंस है ये अपने आप को ईमानदार नहीं दिखा पाता है। ये कहता है हम ईमानदार हैं, बट जो एक्शन है वो ये नहीं दिखा पा रहा है कि ये ईमानदार है। वो ये साबित करता है कि सारे पालतू कुत्तों में ये परम पालतू कुत्ता है। तो चलो इसको अब हम लोग देखते हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि सरकार की नज़र इसके ऊपर पड़ जाए, मीडिया की नज़र इसके ऊपर पड़ जाए और सरकार जो है इस पर स्वतः संज्ञान ले। मैं इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, बट लेकिन ये लोगों का जो कृत्य है वो बिल्कुल यही साबित करता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पहले से इन सभी चीज़ों को जानता था, पर मैंने इस मसले को कभी नहीं उठाया। मैंने इस मसले को तब उठाया जब नया शाखा प्रबंधक उल्टा सीधा बात को लिखित रूप में दे देता है। तो ये सारी बातें वहां से निकलती है। चलो हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है। बिल्कुल, ये है दी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय। आप कभी अगर पूर्णिया जाएंगे और कोर्ट कैंपस के अंदर जाएंगे तो ये बिल्डिंग जो है ये सरकारी भवन है, ये इसका प्रधान कार्यालय इस बैंक का। और अगर आपको रुपौली जाने का मौका मिलेगा तो यही वो बैंक है जहाँ ये शाखा चल रही है। बैंक का नाम है दी पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, शाखा रुपौली, और ये ब्रांच का गेट है। शाखा कौन सा है? रुपौली है। तो जो घटना है वो केंद्र बिंदु में है, ये हमारा प्रधान कार्यालय है और ये क्या है? हमारा शाखा है। तो अब हम लोग उस घटना के बिंदुओं पर आते हैं। 5, 6 सीरीज में ये वीडियो बनाई जाएगी, कम से कम 10 से 12 वीडियो इस पर आएगी। तो ये पहली वीडियो है, चलो देखते हैं क्या है। बिल्कुल, विषय क्या है, आखिर ये सारी बातें सामने क्यों आ रही है? जो बातें पिछले कई सालों से दबी हुई थी उसको सामने आने का कारण क्या है? तो सामने आने का कारण क्या है कि जो शाखा प्रबंधक है वो एक नए शाखा प्रबंधक है, उसका नाम है श्री गौतम। उसको दो ही काम करना है। अगर कोई व्यक्ति, मैं खुद एक बैंक में मैनेजर हूँ, ठीक है, और बहुत अच्छे बैंक में मैनेजर हूँ, ये मैं मानता हूँ कि जो सबसे लो क्वालिटी के होते हैं वो ग्रामीण बैंक में जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि वो इतना लो क्वालिटी चला जाए कि उसको हाँ या ना में कोई जवाब देने ना आए। उसको या तो कोई आवेदन को स्वीकृत करना है या अस्वीकृत करना है। अब दोनों में से कुछ नहीं कर रहा है। अब उसको दोनों में से कोई एक प्रतिलिपि देने में पैसा चाहिए। जब उसको बोला जाता है तो गुल मटुल जवाब देता है, उसको कुछ चाहिए। ठीक है, अरे तुमको हाँ कहना होगा या ना कहना होगा। लोग हाँ में पैसा देते हैं, ना में थोड़े ही पैसा देते हैं। और पैसा देने वाले भी गलत होते हैं, वो पैसा दें क्यों? तो चलो इसको देखते हैं।
ये विषय सब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं हम कंटेक्स्ट, ये सारी बातें क्यों आ रही है। तो देखो, एक लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ एक केस डाला गया इस मसले को लेकर के। जब ये लोग मसले को बहुत दिन तक पेंडिंग रखा तो वहां पर उसने कुछ जवाब दिया। उस जवाब में उसने सारी गलत जानकारी दे दी बिना किसी प्रमाण के, उल्टा सीधा लिख दिया। और उसने उस जवाब से यह साबित किया कि उसके बैंक के जितने भी पूर्ववर्ती शाखा प्रबंधक हैं सभी अपराधी हैं। और उसने अपने आदेश में अपने ही सर्वोच्च अधिकारी के आदेश का मखौल उड़ा दिया। तो हम देखेंगे सर्वोच्च अधिकारी ने कौन सा आदेश दिया था, उसने कैसे सबको अपराधी बताया, और ऐसा उसने बिना प्रमाण के ऐसा कौन सा बात बोला जो कि आज जब प्रमाण सामने आएगी तो वो सारी चीजें क्या है, गलत है। इसको मैंने डॉक्यूमेंट कराया, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से ही अगर सामने आकर के बोलने लगता तो फिर क्या होता, तो मेरी बातें गलत साबित हो जाती। लेकिन मैंने इसको पहले डॉक्यूमेंट करा दिया। वो अपने आप को ज्यादा होशियार समझ रहा था, उसको पता ही नहीं है किससे पल्ला पड़ा है। तो चलो आते हैं, बिल्कुल घड़ी चल रही है। इस देश में हर चीज के लिए एक नियत समय सीमा तय की गई है, और बैंक में कोई भी काम 15 दिनों के अंदर होता है। इस बात को याद रखना। टर्न अराउंड टाइम जो बैंक का होता है वो 15 दिनों का होता है। हमें 15 दिनों के अंदर कोई भी काम को कर देना है। लेकिन यह मसला कब से लंबित किया हुआ है, 1/9/2024 से। जब ये वीडियो बन रही है तो 5-6 महीने हो चुके हैं। और कोई मसला को क्यों करेगा, वो आपराधिक तत्वों से मिला हुआ है। और यहाँ तक कि जब वो लोक शिकायत आता है तो आपराधिक तत्वों के साथ आता है, जो कि वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में कैद है। सामने वाले अधिकारी नहीं जान रहे हैं ये कौन है, लेकिन मैं तो जान रहा हूं ना। तो चलो इसको देखता हूं, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं ये वीडियो पहले पूरे नेशनल मीडिया पे चले। ऐसे मेरी बात चल रही है, मैं इसे नेशनल मीडिया पे भी चलवाऊंगा। पृष्ठभूमि क्या है, देखो वो जो बैंक है, रुपोली में जो बैंक है उसका कानूनी मालिक जो है कौन थे, श्री अयोध्या प्रसाद सिंह थे, सिर्फ अयोध्या मंडल थे। ये उसके कानूनी मालिक थे। कोई हो या नहीं हो, जब इस जमीन को खरीद ली गई तो उस समय ये सर्टिफाई किया गया कि इसका मालिक वही था, ठीक है, खरीदने से पूर्व। लेकिन क्या हुआ, एक शाखा प्रबंधक रुपोली आता है, एक बेईमान शाखा प्रबंधक, मैं नहीं कर रहा हूं, श्री गौतम कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो बातें हैं उसको मैंने अच्छे से लिखा है। वो क्या कहते हैं कि 1983 में एक बेईमान शाखा प्रबंधक उनके बैंक का आता है और अवैध तरीका से बिना कानूनी दस्तावेज का ही किरायानामा स्वर्गीय नारायण सिंह के साथ कर लिया था। कब, 1983 में। मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे तो पता भी नहीं था किरायानामा कब हुआ है। ये शाखा प्रबंधक ने जब लोक शिकायत में जानकारी दी तब मुझे पता चला। ऐसे मैं जानता हूं, जब आप द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उसके कितने शाखाएं और वो कब से कहां पे संचालित है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने अभी हाल फिलहाल में उसको देखा, लेकिन जब तक उसने जानकारी दी तब तक मुझे जानकारी नहीं थी। देखो, जब भी किसी बैंक का किरायानामा होता है तो उसमें कुछ आवश्यक कागजातों की जरूरत होती है। यहां तक कि मुझसे भी मांगे गए हैं, आगे हम उस पर आते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने बिना कानूनी दस्तावेज का ही कर लिया। अब क्या होता है, जब कोई किरायानामा होता है तो कोई भी गलत चीजें अगर कोई व्यक्ति करता है तो हमेशा क्या होता है, नया जो शाखा प्रबंधक आता है वो ये देखता है कहीं उसके पुराने शाखा प्रबंधक ने गलती तो नहीं कर दी। इसके लिए उसे 15 दिन या 30 दिन का समय दिया जाता है हर चीजों को देखने का। और किरायानामा जो होता है वो 3 साल में रिन्यूअल होता है, और किरायानामा को रजिस्टर्ड भी कराना होता है। ये नहीं कि हमने स्टाम्प पेपर पे लिख लिया और हो गया, उसको बजाते सरकार के रजिस्टर कराना होता है, उस पर TDS भी देना होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत सारी प्रक्रिया होती है। 3 साल में किरायानामा का रिन्यूअल होना था, तो होना क्या था, 1983 में अगर उसने किराया कर लिया था तो 1986 में उसको रोक देना था। जो दूसरा शाखा प्रबंधक आया कि साहब गलती हो गई है, हमें इस चीजों को सुधारने की जरूरत है, लेकिन उसने भी नहीं सुधारा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, श्री गौतम कर रहे हैं। उसने फिर क्या किया, अवैध तरीका से उसने भी पैसा लेके बिना कानूनी दस्तावेज के शाखा प्रबंधकों द्वारा कर दिया जाता था। समय बीतता गया और उन्होंने क्या किया, लोन भी बिना कानूनी दस्तावेज का दे दिया। RBI के सारे नियमों की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अभी तक तो वो अपने बैंक के नियम की धज्जी उड़ा रहे थे, अब उन्होंने सर्वोच्च संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी नियमों की धज्जियां उड़ा दी, ठीक है। और लोन जो होता है वो बैंक का पैसा नहीं होता है, जो पब्लिक मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में उनके दिए हुए पैसे के आधार पर लोन दिया जाता है। उन्होंने पब्लिक मनी के पैसे से खिलवाड़ किया। मैं नहीं कर रहा हूं, श्री गौतम कर रहे हैं।
12 साल बाद, हम जानते हैं 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पे काबिज होता है और उसका वास्तविक मालिक उस चीज को चैलेंज नहीं करे तो वो संपत्ति उसकी हो जाती है। तो ठीक उसके 12 साल बाद यानी 1995 के बाद स्वर्गीय नारायण सिंह के द्वारा बैंक के किराएनामा के आधार पर एडवर्स पोजीशन का दावा विभिन्न फोरम पर कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सही जगह पे दावा नहीं करते हैं, दावा हमेशा कोर्ट में किया जाता है। लेकिन इनको डर था कि अगर हम कोर्ट में दावा कर देते हैं तो बैंक परिसर तो मेरा हो जाएगा लेकिन बाकी सारा परिसर से हमको हाथ धोना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कोर्ट नहीं गया, बाकी सब जगह इन्होंने डाल दिया कि मेरे नाम से बंदोबस्ती कर दिया जाए। लेकिन चूंकि ये कोर्ट नहीं गए थे इसलिए इनका एडवर्स पोजीशन कभी लागू नहीं हुआ। कोई वकील अगर इसको देख रहे होंगे तो वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि एडवर्स पोजीशन इनको क्यों नहीं हो सकता था। अब क्या हुआ, समय बीतते गया, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब चीज अस्थायी है। कंस्ट्रक्शन भी अस्थायी है और मानव भी अस्थायी है, और जो मानव खुद अस्थायी होता है उसका बनाया हुआ कोई भी कंस्ट्रक्शन परमानेंट नहीं हो सकता है। 8 दिसंबर 2022 को नारायण सिंह स्वर्गवासी हो जाते हैं, वो स्वर्ग चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, अब कहानी चेंज हो जाता है। जिस व्यक्ति का दखल था उसका दखल खत्म हो गया। स्वर्गीय नारायण सिंह के नाम से किरायानामा था, स्वर्गीय नारायण सिंह का दखल खत्म हो गया था, यानी अब जो वो जमीन और मकान है वह स्वतः जमीन मालिक को चला गया। इन्होंने किसी कोर्ट में जाके एडवर्स पोजीशन का दावा भी नहीं किया था, इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इन्होंने एडवर्स पोजीशन का भी दावा नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। अब आते हैं, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं, मैं बता देना चाहता हूं। जमीन मेरी वाइफ के द्वारा खरीदी गई है मेरे कहने पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि कोई भी अचल संपत्ति उसका हस्तांतरण जब एक हाथ से वो दूसरे हाथ में जाएगा तो वो रजिस्टर्ड डीड से ही संभव है। अगर कोई स्टाम्प पेपर पे भी लिखा लिया है, कैसे भी लिखा लिया, तो उसका कोई वैल्यू नहीं जब तक उस रजिस्टर्ड नहीं होगा, और वो क्या है, अचल संपत्ति है। ठीक है, जमीन मालिक के द्वारा दबाव दिया जाने लगा खाली करने का, उन्होंने मुझे ऑफर किया। तो स्वर्गीय नारायण सिंह के इज्जत को बचाने के लिए श्री दिव्य प्रकाश, जो कि मैं हूं, मैं कौन हूं, नारायण सिंह का लीगल हायर्स हूं, इसके काफी दबाव के बाद उक्त परिसर को मोनी कुमारी, जो कि मेरी वाइफ है, उसके द्वारा खरीद ली जाती है। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, उनके पास कुछ पैसे थे, मैंने उनको दबाव डाला तो स्वर्गीय नारायण सिंह वो भी लीगल हायर हो गई, क्योंकि वो मेरी वाइफ है, वास्तविक मालिक से 31/8/2024 को खरीद ली जाती है। जैसे हमने खरीदा तो मेरे दादाजी द्वारा जो भी गलतियां थी उसको मैंने ठीक कर दिया, ठीक है। लेकिन बैंक की गलतियां ठीक नहीं हुई है, हमने अपनी गलतियों को ठीक कर लिया, हमने उसी जमीन मालिक से जमीन को खरीद लिया, तो बात खत्म हो गई। पहले क्या था, लोग वर्तमान को देखते हैं, अतीत को कोई याद नहीं रखता है। तो वर्तमान की परिस्थितियां क्या हुई, जिससे था उससे हमने खरीद लिया, जिनके नाम से दखल था वो जा चुके थे और उनके लीगल हायर्स ने उसको खरीद लिया, तो बात खत्म हो गई। ना यहाँ पोजीशन का कंसेप्ट लागू होता है और ना मालिकाना हक का कंसेप्ट लागू होता है। जब खरीद लिया जाता है तो इसकी सूचना शाखा प्रबंधक, जो कि सारे के सारे गधे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, गौतम कुमार है, उसको पहुंचा दी जाती है, कहानी खत्म हो गया। लेकिन अब कहानी में नए ट्विस्ट लागू होते हैं, यहां तक चीजें बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अब आते हैं ओरिजिनल मुद्दे पे, कहानी यहीं से टर्न लेता है। सारे के सारे क्या थे, भ्रष्ट, चोर और बेईमान थे, पालतू कुत्ते थे, उन्हें रोटी खाने की आदत लग चुकी थी, ठीक है। तो वो एक कानूनी चीज को कैसे मान सकते थे, ये एक बहुत अच्छी चीज है। फिर शुरू होता है भ्रष्ट शाखा प्रबंधकों द्वारा मुझे परेशान करने का किस्सा। 7/9/2024 को शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक दोनों के बुलावे पे, ध्यान रहे मैं खुद नहीं गया था, मुझे कहा गया था ठीक है आइए आप एग्रीमेंट कर दीजिए, मुझे तो समय का अभाव था, मैं सोच रहा था ठीक है आज जाऊंगा कल जाऊंगा, इनके द्वारा कहा गया ठीक है आइए। जब हम वहां जाते हैं तो उसने पहले से ही बैंक परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों को बैठा कर रखा था, क्योंकि उनका कहना है शाखा प्रबंधक का, हम वैसे लोगों के साथ एग्रीमेंट करते हैं जो हमें कुछ पैसे देते हैं, दूसरे व्यक्ति अगर पैसे दे देंगे तो जैसे हमने शाखा नारायण सिंह के साथ एग्रीमेंट कर लिया था उसी तरह हम दूसरे लोगों के साथ कर लेंगे।
मेरे लिए थोड़ा सा ये हंसी का बात लगा। ये शाखा प्रबंधक है कि गधा है, ठीक है, या घोड़ा है, पता नहीं। ये सच बात है कि थोड़ा सा कम दिमाग वाले कोऑपरेटिव बैंक में आते हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि ना कि गधे आ जाएंगे। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। वहां वो मेरे गरिमा को ठेस पहुंचाता है। मैं चूंकि खुद बैंक में मैनेजर हूं तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगा, और वहां जो आवेदन था उसको वो फाड़ के फेंक देता है। मुझे तो थोड़ी देर के लिए हंसी लगी कि ये साला पागल उगल है क्या, इसको पता नहीं है सामने में कौन है। तुम्हारा मकान मालिक हम हैं, तुम बैंक बाद में होता है, और हम जब एक्शन में आएंगे तो तुमको फाड़ के फेंक देंगे हम, ठीक है। फिर भी हमको लगा चलो ये गधा है, गधा से तो कानून निपटेगा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको फाड़ के फेंकने दो, ठीक है। हम कुछ नहीं किए, हम सोचे कभी कभी होता है ना, हमें अपने से कम लेवल के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने सोचा चलो मेरे लेवल का लोग है, इसका जो हेड ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी है, मैं उससे बात करूंगा, अपने लेवल के लोगों से बात करना चाहिए। तो उसके बाद मैं पहुंचता हूँ प्रधान कार्यालय, मैं और मेरी पत्नी, इसको तुम मुझे भी समझ सकते हो, मेरी पत्नी को भी समझ सकते हो। और मैंने क्या कहता है, घर को खाली किया जाए, ठीक है। मुझे ऐसे किराएदार नहीं चाहिए, ठीक है। गधे और बेवकूफ किराएदार मुझे आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज, मैंने रहने के लिए घर खरीदा है, किसी को किराए पर लगाने के लिए नहीं, ठीक है। प्रधान कार्यालय को सारी बात पता चल चुकी होती है। प्रधान कार्यालय बोले तो उसके अधिकारी जो इस मसले को देख रहे थे, उन्होंने कहा स्वर्गीय नारायण सिंह के बाद वो केवल मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं उसकी लीगल हायर भी हूं और मेरे पास केवाला भी है। आपसे एग्रीमेंट करके हम पिछली गलतियों को सुधार लेंगे, क्योंकि प्रधान कार्यालय को ऐसा लगा कि अगर हम खाली करवा देते हैं, और खाली तुरंत नहीं हो सकता था, मैं चाह रहा था कि आप तुरंत खाली कर दें, 8 तारीख को ही खाली कर दें, और एक बैंक को खाली नहीं किया जा सकता था, इस बात को मैं जानता था। कम से कम 1.5 से 2 साल की प्रक्रिया होती है, वो दूसरा जगह देखेगा, पेपर में नोटिस देगा, BLBC DLCC में उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, RBI को इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो वो भी हमसे कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा करेंगे हम, इस गलती को सुधार लेंगे, ठीक है। हमने अंचलाधिकारी से जमीन की मांग की है। देखो है क्या, कोऑपरेटिव बैंक सब जगह अपनी बिल्डिंग में चल रहा है, ये एक तरह से बिहार सरकार का बैंक होता है। तो अंचलाधिकारी से वो जमीन का मांग किया है, वो जमीन देगा, उसमें बिल्डिंग बना के वो शिफ्ट कर जाएगा, तब तक आप हमको रहने दें, ऐसे हम दूसरा जमीन भी घर तलाशेंगे अपने बिल्डिंग को ले जाने के लिए। काफ़ी रिक्वेस्ट हुआ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम हटा तो नहीं सकते हैं ना इसको, जब तक इसको दूसरा जगह नहीं मिलेगा, तो चलो रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, कहते हैं ना, वो अधिकारी थे तो वो सोचे, पहले तो लोगों ने गलतियां की, मैं गलतियां नहीं करूं, तो वो कहते हैं केवाला के अलावा हमको म्यूटेशन और रसीद भी दीजिए। उसको पता ही नहीं था सामने में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो कानून का बहुत बड़ा जानकार है। म्यूटेशन और रसीद हमेशा इसमें वो लोग मतलब उलझ जाते हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं होती। म्यूटेशन क्या होता है, दाखिल खारिज, किसी का दाखिल था उसको पेपर में खारिज कर दिया। अब अगर सीओ किसी के दाखिल को खारिज नहीं करना चाहता है तो उसमें जमीन मालिक को क्या लेना देना है, जिसको मालिक है, ठीक है। ऐसे आप हमसे रेवेन्यू लेते, आप हमसे नहीं लेना चाहते हैं, पूर्ववर्ती मालिक से ही लेना चाहते हैं, तो लीजिए, जिस दिन पूर्ववर्ती मालिक को दिक्कत होगा वो आप पर केस करेगा कि भाई हम पैसा नहीं देंगे, उस दिन तो आपको ऑटोमेटिक करना है। ये तो जिसमें दिक्कत तो तब आती है ना जब क्या करते हैं कोई 2 व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर दे, ठीक है। और मुझे समय का अभाव था, मैंने 31 तारीख को खरीदा, मैं गया खुद 7 तारीख को जब उन्होंने बुलाया, समय का अभाव था, तो मैं अभी ये सब काम कर नहीं सकता था। तो जिस पर मेरे द्वारा उनको कहा जाता है, जब वो इसको मांग लेता है तो मुझे लगा कि इसको कुछ कानून को समझाना आवश्यक है, ठीक है। वहां 2-3 अधिकारी थे, MD तो समझदार थे, बाकी लोग कुछ गधे भी थे। तो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार एक किराएदार, ध्यान रहे, वो बैंक पहले से मेरा किराएदार है, वो कहीं और नहीं था और मैं उसे अपनी बिल्डिंग में लाने नहीं जा रहा हूँ। ए टेनेंट कैन नॉट चैलेंज द टाइटल ऑफ दियर लैंडलॉर्ड इफ द लैंडलॉर्ड टाइटल इज डिफेक्टिव। अगर मेरे पास गलत डीड भी है तो आप मेरी डीड को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ये जजमेंट है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप हमसे कोई कागज नहीं मांगे, अगर आपको कागज चाहिए तो आप कागज वाला घर में चले जाइए, मैं आपको कह रहा हूँ खाली करने के लिए। लेकिन आपने म्यूटेशन और रसीद की बात कर ली है, तो सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहा है एक म्यूटेशन इन रेवेन्यू रिकॉर्ड डजंट क्रिएट और extinguish a title to a property, it also doesn't give any right
पहला बात, अगर म्यूटेशन में किसी का नाम है या नहीं है उससे टाइटल डीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। म्यूटेशन में किसी व्यक्ति का नाम होने से उसको जमीन का अधिकार नहीं मिल जाता है। ध्यान रहे, अगर कोई किसी का जमीन का मसला फंसा हुआ है, सीईओ उसको उल्लू बना रहा है, तो इस लाइन को अच्छे से पढ़ ले। अगर तुम्हारा नाम म्यूटेशन में है भी नहीं, अगर तुम्हारे पास डीड है तो तुम मालिक है, अगर किसी का नाम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तो कोई विवाद का वजह ही नहीं है, म्यूटेशन में ऑलरेडी जमीन मालिक का नाम है, उसके जगह पे मेरा नाम होना है। और दूसरा, यह किसी को इंटरेस्ट भी नहीं देता है, ना राइट देता है ना इंटरेस्ट देता है, यानी कोई व्यक्ति कोर्ट में म्यूटेशन और रसीद के नाम पर खड़ा हो ही नहीं सकता है। इसका एक ही मसला है, कई जजमेंट हैं, 50 जजमेंट हैं, मैंने सारे जजमेंट को पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, साहब आप घर को खाली कीजिए, क्योंकि संविधान हर व्यक्ति को जीने की गारंटी देता है। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है जिसका आप हनन नहीं कर सकते हैं, भले ही आप सरकारी संस्था हैं। तो क्या हुआ, प्रधान कार्यालय को समझ में आ गया था किससे पल्ला पड़ा है, तो वो सकारात्मक होता है। फिर वो हमको बोलता है, जब आप तो बैंक में रहते हैं साहब, जब आप बैंक किसी घर की नीलामी करता है तो बैंक बायर को केवल रजिस्ट्री ही करता है, बैंक उसको मोटेशन और रसीद करा के नहीं देता है। हम रजिस्ट्री कर देते हैं और कह देते हैं तुम मालिक हो गया, अब तुम्हारा काम है मोटेशन कराओ या नहीं कराओ, नहीं कराओ तुम्हारा मसला है। तो बैंक जब खुद ये काम करती है तो वो तो मैंने मांग लिया था, कोई बात नहीं, आप तो बेकार का खामा का गुस्सा गए, ऐसा करते हैं हम आपका बिना मोटेशन रसीद का ही एग्रीमेंट कर लेते हैं। तब हम राजी हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं देखो तुम्हारा जो मैनेजर है वो थोड़ा सा गधा है, उसको पता ही नहीं है सामने में कौन खड़ा है, उसका मकान मालिक खड़ा है। ठीक है, भारत में मालिक भगवान को कहा जाता है, उसके बाद मकान मालिक और जमीन मालिक में ही ये शब्द लगता है। अब मैं अपनी तुलना भगवान से नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी औकात बता रहा हूं कि किरायानामा का कोई बात नहीं है। किरायानामा हम उस गधे को जो शाखा प्रबंधक है उसको यहाँ पर ही बुला करके करवा लेंगे। हम कहे चलो बड़ा अधिकारी इतनी बात कर रहा है तो चलो थोड़ी देर के लिए हम मान जाते हैं, क्या दिक्कत है। हम बात को मान गए, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब है, ओरिजिनल कहानी यहाँ से शुरू होता है। तो अब आवेदन जाना था, हमने कहा देखिए हमको जरूरी नहीं है, घर किसको चाहिए, आपको चाहिए, हमको नहीं चाहिए आपका किराया और आपका इकरारनामा, आप घर को खाली कीजिए। तो उन्होंने कहा आप जाकर के शाखा प्रबंधक यहाँ आवेदन दे दीजिए। तो हमने कहा आप गधे हैं क्या, शाखा प्रबंधक के साथ साथ जरूरी किसको है घर की, मुझे या आपको। तो कहा कोई बात नहीं है, नाराज मत होइए, व्हाट्सएप पर आवेदन भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर आवेदन भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे हमने आवेदन को भेज दिया, लेकिन वहां तो गधा बैठा हुआ था। जब उसको आवेदन किया तो उसको तुरंत सूचना देनी थी, तो उसने कोई सूचना नहीं दी। जब यहाँ से फोन पहुंचा तो वो गधा 74 तारीख को दिनांक इतना को प्रधान कार्यालय से दिशा निर्देश मांगता है, जो कि उसको आवेदन देने के साथ मांगनी थी। फिर प्रधान कार्यालय चाहता था नई नई जमीन खरीदी गई है, उस पर 45 दिन कुछ समथिंग दिन का होता है कि कोई व्यक्ति डीसीएलआर कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है। टाइटल डीड को म्यूटेशन और रसीद के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, टाइटल डीड को सिर्फ डीसीएलआर कोर्ट में जाकर के चैलेंज किया जा सकता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी वो टाइटल डीड है तो ऐसे नहीं किया जा सकता है। मैं इस बात को क्लियर करता हूं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ दिन का समय लिया। मैंने कहा चलो ये देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली उन्होंने 19/11/2024 को शाखा प्रबंधक को केवल केवाला के आधार पर नियमानुसार किरायानामा करने का आदेश दे देते हैं। इन सारी चीज़ों को हम सेकेंड थर्ड वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ लाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम मोटा मोटी इसमें बता दे रहे हैं। 30/11/2024 को कहा जाता है कि शाखा प्रबंधक को हम बुला रहे हैं, आप आइए। लेकिन था तो वो गधा, वो समझेगा कैसे। वो क्या करता है, हम दिन भर बैठे रहते हैं और वो नहीं आता है। वो वहां का सीसीटीवी फुटेज से उसकी पुष्टि की जा सकती है। हमको समझ में आ गया कि ये लोग गलती पे गलती करते जा रहा है, ये लोग मुझे नहीं उलझा रहा है, अपने ही बैंक को उलझा रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है सामने में किससे इसका पल्ला पड़ा हुआ है। कभी कभी कहते हैं ना 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। अगर तुम चीजों को मांगोगे दूसरे से तो वो थोड़ा सा उसको लगने लगता है कि वो कुछ है।
हमने कहा कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा कानून बताना जरूरी है। पहली बात तो मैं चाहता ही नहीं हूँ इनसे एग्रीमेंट हो, मैं चाहता हूँ ये लिख के दे दे, हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे, मसला कोर्ट में जाएगा। मैं पहले दिन से ही क्लियर हूँ। मैंने आपको आवेदन दिया, आप अगर हमारे आवेदन से संतुष्ट नहीं है तो आप रिजेक्ट करें, हम इस मसले को कोर्ट में ले जाएंगे। तो अगर कोई दो व्यक्ति के बीच डेडलॉक है तो कोई तीसरा जो सक्षम व्यक्ति होता है वही उसके निराकरण कर सकता है, जो हमारे यहाँ कोर्ट है। 6/12/2024 को हम लोक शिकायत में इस मसले को डालते हैं, और उसकी 6/12/2024 को हमने एक डिटेल्स में लिखा और प्रधान कार्यालय शाखा प्रबंधक को भी भेजा और प्रधान कार्यालय में भेजा और उसका रिसीविंग लिया। उसमें हमने इनको सिखाया कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं, और उसी गलती का जवाब देने में इन्होंने अपने ही पूर्ववर्ती शाखा प्रबंधक को गधा बता दिया, भ्रष्ट बता दिया, पालतू कुत्ता बता दिया, और पालतू कुत्ता बताते बताते खुद भी साबित हो गए नए शाखा प्रबंधक। ठीक है, तो उस जो प्रतिलिपि थी, तो उस प्रतिलिपि में हमने इनको डराने के लिए लिखा था, हम आरबीआई को भेज दिए, यहाँ भेज दिया, और संजोग से मैं नहीं भेज पाया, सिर्फ इन्हीं दो को लिखा। जब वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनको लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं समझ गया। लेकिन मैं क्यों यहाँ अब लोक शिकायत में इस मसले को डाला, अब आते हैं उस चीज पे। मैंने लिखा भी है इसको, आप जरूर देखें इस चीजों को। अंत में 18/12/2024 को लोक शिकायत में वाद दायर किया जाता है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में क्या था ना कि जब मैंने आवेदन दिया तो कुछ लोगों ने मेरे अगेंस्ट में कुछ बातें लिखी थी, उस चीजों को मुझे दिखाया गया था। आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे, आगे हम उसको देखेंगे, अभी इसको यहीं रहने देते हैं। तो 3 तारीख था, ये सब तो गधा था, ये सोच रहा था हम ऐसे ही जाएंगे और दिन काट के चले आएंगे। मैं तो चाहता था तुम दिन काट करके आओ, क्योंकि दोबारा जब तुम कोर्ट में खड़ा होगा तो मैं तुम्हारी पहले ही हियरिंग में धज्जी उड़ा दूंगा कि ये इसी तरह आता है। ये रुपौली से पूर्णिया 55 किलोमीटर की दूरी होती है। आप जान लो, बैंक में 2 से 3 स्टाफ से ज्यादा नहीं है। अगर एक स्टाफ बिना वजह का बैंक में गायब होगा तो तुम उस दिन की आप लोग उस दिन का अंदाजा लगा सकते हैं बैंक में कितने काम पेंडिंग रहे होंगे, कितने लोग आए होंगे शाखा प्रबंधक से मिलने के लिए। 55 किलोमीटर है, वो 10 बजे आया होगा, 5 बजे गया होगा। और जब कोई शाखा प्रबंधक आता है तो उस दिन उसका टीए 2000 रुपया लिया होगा वो सरकार के खाते से, 1500 रुपया लिया हुआ होगा। हमारे बैंक में तो टीए मिलता है अगर हम किसी काम से बैंक के काम से जाते हैं। वो 55 किलोमीटर आया था। तीसरी तारीख जो कि 16/1/2025 है, 2 तारीख वो आया था बकवास करने के लिए, उसको पूरा झाड़ पड़ा, उसमें भी वो अटेंडेंस बनाने ही आया था। बस इसी बात को पकड़ लिया, अरे तुम वहाँ के अधिकारियों ने, आप यहाँ अटेंडेंस बनाने आ रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आते हैं अटेंडेंस बना के जाते हैं। जब उसको झाड़ पड़ा तो आनंद फानंद में वो दौड़ा हेड ऑफिस। मैंने नहीं लिखा है लेकिन वहां से टाइप करवा करके लाया। तो कहते हैं ना रबर में गड़बड़ काम हो जाता है। कैसे, तो उसका जो पत्रांक है 117, उसका दिनांक है 16/1/2025 और ये लोक शिकायत की तारीख है। उसको समझ में नहीं आया कि हमको 2 दिन पहले का तारीख देना है। ठीक है, और उसके शाखा में यही कारण है कि उसका सील भी नहीं लगा हुआ है। और अब उसको क्या करना था, उल्टा सीधा लिख दिया। उसको सिंपल सा मसला था, सर इनके पास ये कागज नहीं है, हम इनको जो है उसको मोटेशन के अलावा रसीद और उसको केवल के अलावा रसीद और मोटेशन भी चाहिए था। उसको सीधा सीधा लिखना था कि साहब इनके पास ये कागज नहीं है, हम अस्वीकृत करते हैं, ये अब अगर कोई सक्षम प्राधिकार जाना चाहते हैं तो जाए। वो ये लिखने के बजाय हमको ही गलत ठहराने लगा, उल्टा सीधा बात को, और हमको तो गलत ठहरा नहीं पाया, आपने ही पुराने शाखा प्रबंधक को छोड़ू छोड़ू चक्का बता दिया। तो देखो क्या किया उसने। इसके अलावा अपने ही प्रधान कार्यालय के कुछ कर्मचारी को भ्रष्ट ठहराया। उसने साबित किया कि उसका बैंक ने आपराधिक अतिक्रमण किया है, बल्कि सरकार के अनेक अंगों का रेवेन्यू लॉस भी किया है, क्योंकि जब हम किराया पे करते हैं तो हमें टीडीएस देना होता है सरकार को, उसने वो भी नहीं किया है। अब ये किया है या नहीं किया है तो अब जब पूरे खाते के स्टेटमेंट आएंगे तब पता चलेगा। हो गया। उसको करना क्या चाहिए था, उसको सिंपल सा अपने जो शाखा था उसको दूसरा जगह शिफ्ट करना था। अब वो करने के बजाय अतिक्रमण कर रहा है और हमको ये धमकी दे रहा है कि अगर आप आ गए बिना कोर्ट में गए हुए तो हम ये कह देंगे कि आप बैंक लूटने आए थे। देख लो उस गधे को, इसलिए मसले को कोर्ट में डाले हैं। आते हैं अगली स्लाइड में। अब देखो विवाद का, पूरी बातों को हमने समराइज किया है कि आखिर विवाद का कारण क्या है। ये तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई। पहला बात, जो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसको हम सितंबर 2024 में खाली करने के लिए कहेंगे, आप खाली करके चले जाइए, कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रधान कार्यालय को लगता है इसने 31 अगस्त को ही जमीन खरीदी है, वो खाली, अगर वो 2 रोज भी रहा है तो उसको भाड़ा दे के जाना है।
तो बिना किरायानामा का तो वो भाड़ा हमको देगा नहीं, वो चाहता था किरायानामा हो जाए। तो किरायानामा करना चक्कर के, और जैसे वो मेरे साथ किरायानामा कर लेता तो वो एक सही व्यक्ति के साथ किरायानामा करके सही काम कर लेता, पुरानी सारी बातें खत्म। ठीक है, हम नयन बाबू के लीगल हायर भी हैं और हमारे पास केवाला भी है, हम हर तरह से लीगल हैं। और अपना गलतियों को सुधारना चाहता है, लेकिन शाखा प्रबंधक जो है वो सामाजिक तत्वों के बहकावे में है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, म्यूटेशन और रसीद मांग रहा है। और हम साफ शब्दों में कह चुके हैं हम म्यूटेशन और रसीद नहीं देंगे, अगर मेरे पास है तो भी। हम क्यों दे तुमको, तुम कुछ भी मांगेगा हम दे देंगे, हमारी इच्छा होगी तब तो देंगे ना। हमारे पास है भी तो तुमको नहीं देंगे, तुमको रहना है रोज, जाना है जाओ, तुमको रहने के लिए कौन कह रहा है। वैसे भी वो जो जगह है वो बहुत वैल्यूबल जगह है, वहाँ जमीन है ही नहीं, इस बैंक को दे करके मैं अपनी जमीन को क्यों खराब करूँ ना। अगर तुमको म्यूटेशन और रसीद वाला मकान चाहिए तो तुम वैसे मकान में जाओ ना जहाँ है, मेरे मकान में क्यों है। जाने से पूर्व तुम सितंबर 2024 से अभी तक 30 रुपया प्रति वर्ग फीट के दर से पर महीना का पैसा तुम देना सुनिश्चित करो। 30 रुपया तो मैंने कम ही कहा, तुमको 50 रुपया देना होगा कम से कम। ठीक है, अब इस गधे को क्या चाहिए था, जो नया आया था, उसको चाहिए था कि अगर वो इस चीजों को गलत, अगर उसको ये चीज चाहिए तो पहले तो लिया नहीं है, पहले तो बिना पेपर के एग्रीमेंट किया है, तो उसको चाहिए था कि वो पूर्ववर्ती शाखा प्रबंधक को का जो गलती था उसको उल्लेख करते हुए अपने प्रधान कार्यालय को लिखता, साहब पूर्ववर्ती शाखा प्रबंधकों ने गलत किया है, आपको जो जो कार्रवाई करना है कीजिए। हमको एक नोटिस देता, हम आपको कागज की कमी है, हम आपके साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, और मेरे घर को खाली करने की वो प्रक्रिया करता। ये सब करने के बजाय घूस मांग रहा है, कहवा रहा है वहां से कि अगर आप आ जाते हैं बिना कोर्ट में डाले हुए तो हम बैंक लूटने का आपके ऊपर केस डाल देंगे। हमको समझ में आ गया, अब जो है मेरे परिवार का कुत्ता में ही परम पालतू कुत्ता है, सारे तो कुत्ते हैं ही। ठीक है, अभी तक जितने लोग रहे हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल बॉलीवुड सिनेमा की तरह इसमें सब सस्पेंस मिलेगा। केसेस किनके किनके ऊपर फाइल्स हुए हैं अगले केस में, इसके वास्तविक मालिक क्या नाम, कितना जमीन है, कितना ये हिस्सा है, सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि ये डॉक्यूमेंट हो, पब्लिक डोमेन में रहे। कल वो कुछ से कुछ नहीं कर सके कि हमने ऐसा लिखा ही नहीं था, इसलिए हमने उसको लोक प्राधिकार में वो चीजों को लिखवाया। और इसका पूरा इतिहास अगली वीडियो में हम इन सभी चीजों को देखे रहेंगे, तो इंतजार कीजिएगा अगली वीडियो का। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।